नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग वीडियो कोई नहीं डाल रहे थे। आज टाइम मिला है, मैं एक नए टॉपिक पर आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सामान्य जानकारी के लिए ज़रूरी भी है। मेरा प्रयास रहता है कि इस चैनल पर आप लोगों को इस तरीके की कुछ कुछ नई नई जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीजमेंट हो, इसके अलावा एक सामान्य समझ विकसित हो चीज़ों के प्रति। देखिए, हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, क्योंकि कंसेप्ट से ही कंपटीशन निकलता है और फैक्ट उसके साथ जो इंक्लूड रहते हैं उनको उनकी जानकारी स्वतः जो है हो जाती है जब हम हमारे पास कंसेप्ट होता है। तो उसी क्रम में मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोगों का जो है एक सामान्य समझ और एक सामान्य बौद्धिक विकास के साथ साथ एक सामाजिक जागरूकता भी उत्पन्न होती रहे। तो इतिहास से या पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी से, गवर्नेंस से या करंट से या जो भी टॉपिक्स होते हैं, मैं वीडियो लगातार लेकर आता रहता हूं आप लोगों के समक्ष। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग उन वीडियोस को कम समय में देख सकें और उनको समझ सकें। इसी क्रम में मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो है, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विवाह यानी मैरिज को हमने इस बार उठाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस मैरिज के टॉपिक को, विवाह के टॉपिक को उठाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि विवाह संस्था को कायम हुए एक अरसा हुआ और आज ये विवाह संस्था खतरे में नज़र आ रही है। अगर हम भारत में या वैश्विक स्तर पर देखें तो बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि जो विवाह हैं, शादियां हैं, वो टूट रही हैं, लगातार उनमें तनाव बढ़ रहे हैं। और इस तनाव की वजह से समाज में जो है तमाम तरह की बुराइयां जिनसे बचने के लिए समाज का निर्माण किया गया था, समाज का गठन किया गया था, विवाह जैसी संस्था को प्रारंभ किया गया था, वो लगातार उस तरह की बुराइयां बढ़ रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस संस्था को एक बार से समझा जाए और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना जाए कि आखिर विवाह होता क्या है, विवाह क्यों किया जाता है, विवाह का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से विवाह का चलन किया गया और इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है और वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना है। तो इसी क्रम में, समझने के क्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विवाह संस्था जो है कायम हुई। हम जानते हैं कि लगभग अब से 50 लाख वर्ष पूर्व मानव जो है वो अपने वर्तमान रूप में के एक पिछले रूप में अस्तित्व में आया और अफ्रीका कंटिनेंट से, अफ्रीका महाद्वीप से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में हमें उसके साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में होमो हैबिलिस और उसके बाद में जो है इस तरह के अलग विकास के क्रम होते होते जो है मनुष्य जो है होमो सैपियंस के रूप में और आज एक आधुनिक मनुष्य के रूप में अस्तित्व में आता है। लेकिन जो विवाह संस्था है वो अब से लगभग 4350 यानी कि लगभग 4,500 मान के चलिए, यानी कि ईसा पूर्व 2350 में हमें पहला एग्जाम्पल मिलता है विवाह का। ये है वैश्विक स्वरूप। भारतीय परिप्रेक्ष्य पर हम अलग से इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे कि भारत में इसका क्या कंडीशन रही, क्या इतिहास रहा इस विवाह का। तो ये 4350 वर्ष हुए अब से विवाह संस्था को प्रारंभ हुए या संस्कार को प्रारंभ हुए। ये भी समझना ज़रूरी है कि ये संस्कार है या संस्था है या एक सामाजिक बंधन है, क्या है और ये किस तरीके से जो है आगे बढ़ा। तो विवाह हम जैसा कि जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है और ये विवाह जो है 4350 वर्ष पूर्व होना प्रारंभ हुए। विवाह के तौर पर जो मोटे तौर पर सामान्य रूप से जो समझने वाली चीज़ें हैं उनमें हम ये समझ सकते हैं कि इस विवाह मेनली पुरुष और स्त्री के मध्य होते हैं। हिंदी में इसको विवाह या शादी या इंग्लिश में मैट्रिमनी या मैरिज के नाम से जाना जाता है। इसको वेडलॉक भी कहा जाता है, WEDLOCK, वेडलॉक भी कहा जाता है। विवाह जो है, अगर इसको हम मैरिज के शब्द को देखें तो ये लैटिन वर्ड मैरिटेटस से आया है
और ये मैरिज जो शब्द है ये एक्चुअल में फ्रेंच वर्ड है, और वहीं से ये इंग्लिश डिक्शनरी में या जो इंग्लिश भाषा में जो है ये आया। उसके बाद विवाह को अगर हम देखें तो विवाह दो शब्दों से मिला, वी प्लस वाह। वी यानी विशेष, वाह यानी जिम्मेदारी, यानी कि विशेष प्रकार की किसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने को ही विवाह नाम दिया गया है। अब इसको अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो विवाह जो संस्था है या संस्कार है, ये कानूनों से, नियमों से, रीति रिवाजों से और विश्वासों से और अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग समाजों में इसको नियंत्रित किया जाता है, इसको सफल बनाने का प्रयास किया जाता है हमारे समाज के द्वारा। विवाह व्यक्ति के नैतिक और आर्थिक या आध्यात्मिक उत्थान के लिए, है ना, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के इन सभी जो व्यक्तित्व के जो बहुआयामी जो चरित्र है उसके विकास के लिए ये तथ्य आवश्यक हैं। विवाह अन्य प्रकार के व्यक्तिगत संबंधों पर रोक लगाता है, यानी कि अवैध संबंधों वगैरह पर रोक लगाता है। विवाह संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त उनकी समुचित देखभाल करने और पीढ़ियों को क्रमिक रूप से नियमित करने हेतु किया जाता है, यानी कि जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ी हैं वैसे वैसे विवाह की आवश्यकता महसूस हुई। जब वो बड़ी तादाद में आबादियाँ बढ़ने लगी तो एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देने के लिए, एक गठबंधन बनाने के लिए, एक सहयोगात्मक संगठन बनाने के लिए, जिसमें कि अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे को सहयोग करें और उनका विशेष परिस्थितियों में उनका जो है ये नैतिक, आध्यात्मिक या आर्थिक उत्थान बाधित ना हो, इसके लिए विवाह किए जाने लगे। तो इसलिए जो है हजारों वर्षों तक मनुष्य ने विवाह के अतिरिक्त जो है अन्य तरीके से जो है परंपराओं को बनाए रखा या चीज़ें चलती रहीं, लेकिन जब एक समाज का निर्माण करना प्रारंभ किया तो उसमें विवाह को बहुत आवश्यक समझा गया, और उसी के बाद ही महिलाओं को तमाम तरीके के जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। तमाम तरीके से उनको उनकी समुचित देखभाल का प्रारंभ भी हम देखते हैं। महिलाओं की समाज के लिए आवश्यकता भी यहीं से पता चलती है। तो विवाह अवैध और अनैतिक संबंधों को रोकने के उद्देश्य से तो किया ही जाता है। कुछ अब इस विवाह के अलग अलग रूप हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे अलग अलग संस्कृतियां हैं, समय विशेष के साथ भौगोलिक जो अंतर है उसको देखते हुए अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से संस्कृतियों का विकास हुआ, और उन अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग समाजों ने अपने रीति रिवाजों, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से जो है वैवाहिक संबंधों को मान्यता दी। तो अलग अलग संस्कृतियों के विवाह को लेकर दृष्टिकोण भी हम देखते हैं कि अलग अलग पाए जाते हैं। अब जैसे भारत में ही अगर हम देखें तो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग समाज हैं, उनके विवाह को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे अगर हम उत्तर भारत में देखें तो विवाह में सामान्यतः हिंदू मैरिज को देखें तो वहाँ सामान्यतः 7 फेरे अग्नि के समक्ष लेने और ब्राह्मण जो पुरोहित होते हैं उनके द्वारा 7 वचन लेकर विवाह पूर्ण किया जाता है। उससे पहले वरमाला का आयोजन होता है। कुछ समाज ऐसे भी हैं, अगर हम उत्तर भारत के अतिरिक्त अन्य समाजों की अलग अलग इलाकों में देखें तो वहाँ 7 के बजाय सिर्फ 4 जो है अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, और 4 जो आज्ञाएं हैं या जो संकल्प हैं वो लिए जाते हैं, पति पत्नी को दिलाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में विवाह करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे हमने अभी बात किया कि विवाह जो है सामान्य तौर पर अवैध संबंधों को या अनैतिक संबंधों को रोकने के लिए बनाए गए, लेकिन और जो स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं वो विवाह के बाद ही सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ समाजों में विवाह से पूर्व भी संबंध बनाने को अनिवार्य माना जाता है। जैसे अगर हम देखें कि बस्तर इलाके में मोरिया जनजाति हैं या अन्य जनजातियों में विवाह से पूर्व संबंध बनाए जाते हैं और उसके बाद ही विवाह संपन्न कराया जाता है। तो लेकिन कुछ समाजों में अगर हम उत्तर भारत में देखें तो इस तरह के संबंधों को अनैतिक या अवैध माना जाता है। विवाह के बाद ही स्त्री पुरुष संबंधों को हम लोग मान्यता देते हैं। तो ये अलग अलग अंतर है।
कुछ संस्कृति या समाजों में अरेंज मैरिज या चाइल्ड मैरिज या अन्य बहु विवाह या बहु जबरन विवाह या बहुपत्नी विवाह, इस तरह के अलग अलग चीज़ें चलती हैं। ये अलग अलग समाजों की अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बहुपत्नी प्रथा क्या है, बहुपति प्रथा क्या है। तो अगर हम हिमालय क्षेत्र में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हम देखें तो वहाँ एक जनजाति पाई जाती है हत्ती जनजाति में द्रौपदी प्रथा या जोड़ी धारण बीज को कहा जाता है। इस प्रथा का जो है चलन है। वहाँ एक ही परिवार में जो स्त्री है उसके कई पुरुष के कई भाइयों के साथ उसका विवाह होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति का बंटवारा ना हो। दूसरी तरफ हम नीलगिरी की तरफ हम देखें तो नीलगिरी की पहाड़ियों में भी एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता था टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में भी इसी तरह की परंपराएं हैं। और ऐसे ही अगर हम बस्तर इलाके में देखें तो वहाँ पर एक प्रथा होती है घोटुल प्रथा। घोटुल एक जगह होती है जहाँ पर कि जो लड़के लड़कियाँ हैं वो मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उत्सव होता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद में वो विवाह करते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग, और कहीं ना कहीं सामाजिक इनको मान्यता भी मिला हुआ है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, तो अगर हम विवाह के उद्देश्यों पर ध्यान दें तो शुरुआती दिनों में विवाह का मुख्य उद्देश्य परिवारों के मध्य आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देना और माता पिता अपने बच्चों के आर्थिक उत्थान और उनके आर्थिक उत्थान के साथ आध्यात्मिक और मानसिक उत्थान के लिए विवाह करना प्रारंभ किए। और ये जो मैरिज इंग्लिश का जो वर्ड है 1250 से 1300 के आसपास में चलन में आया, 1300 एडी के आसपास चलन में आया। और जब ये 2350 ईस्वी में जब ये स्थापित हो गया तो हम देखते हैं कि उसके बाद सबसे पहला हमें उदाहरण जो मिलता है मैरिज का वो मेसोपोटामिया, जो आज का वर्तमान इराक है, वहाँ पर सबसे पहले मैरिज का हमको उदाहरण मिलता है। उसके बाद वहाँ से इस शब्द को यहूदियों ने, रोमन ने और जो है यूनानियों ने इसको अपनाया, और इस तरह से जो है विवाह जो संस्कार है, विवाह संस्था है, उसका उत्तरोत्तर उत्थान होता चला गया। 12वीं सदी तक ये मैरिज शब्द फ्रेंच में था, जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद ही अंग्रेजी में आ गया। अब इससे संबंधित इंग्लिश में जो अलग अलग वर्ड है, जैसे मैट्रिमनी है, हस्बैंड है, वाइफ है, स्पाउस है, ये जो अलग अलग शब्द हैं इनका भी लैटिन से ही संबंध है और इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। इसको मैं आपको फिर कभी किसी क्लास में बताऊंगा, किसी और उसमें वीडियो में बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये काम करते हैं, किस तरह से इन शब्दों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम आते हैं कि प्रारंभिक तौर पर विवाह के उद्देश्य, जैसे कि मैंने बताया कि पारिवारिक सामंजस्य बनाना और अलग अलग परिवारों के बीच में सामंजस्य स्थापित करवाना, गठबंधन बनाना, आर्थिक गठबंधन बनाना, माता पिता के बच्चों के प्रति दायित्व जो है उनको निर्धारित करना, जैव वैज्ञानिक गठबंधन बनाना जिससे बच्चे अपने माता पिता पे अन्य संबंधियों को जान सकें। यानी कि हम ये मोटे तौर पर देखते हैं कि समाज का निर्माण हो रहा है। और हम देखते हैं शुरुआती दौर में बहुपत्नी प्रथा यानी कई पत्नियां रखने का प्रचलन, यानी पॉलीगैमी जिसको कहा जाता है, ये था। फिर आपसी विवाह भी शुरू हुए, कजिन मैरिजेस, ये दुनिया के बहुत बड़े इलाकों में आज भी प्रचलन में है। और आज पुराने समय से ये प्रथा चल रही है कि आपस में शादियां होना। भारत में यहाँ पर गोत्र सिस्टम है। अब ये गोत्र क्या होता है इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। और इसके अलावा सामूहिक विवाह भी किए जाते हैं, यानी कि ग्रुप मैरिजेज भी किए जाते हैं कुछ संस्कृतियों में, जिसमें एक ही लड़की का विवाह कई पुरुषों के साथ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके उदाहरण भारत और विश्व में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। नागरिक या धार्मिक आधार पर विवाहों का प्रचलन धीरे धीरे करके बढ़ता है, जिससे विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित होकर धार्मिक और नागरिक आधारों पर व्यवस्थित किया जाता है। इसको वर्तमान में यही आधार प्रचलित है, यानी कि धार्मिक और सामाजिक आधार, नागरिक और सामाजिक आधार। इतिहास में विवाह को परिभाषित करने का जो श्रेय है वो एडवर्ड वेस्टरमार्क को दिया जाता है। या 1891 में इन्होंने विवाह को परिभाषित किया, लेकिन ये एक पुरानी परंपरा है और चली आ रही है। तो ये तो था विवाह का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब आता है संस्कृत का और दूसरा भारतीय परिप्रेक्ष्य। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य
मैं विवाह को समझने के लिए अभी हमने मैरिज को समझा, अब विवाह और शादी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम जो है अगली वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम एक दूसरे इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या है, क्योंकि अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी वगैरह में या अन्य माध्यमों में, वहाँ पर कुछ संशोधन आपको करना होगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से नहीं है जैसी वो बताई गई हैं। मैं थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे में इसको बताने का प्रयास करूंगा आपको अगले वीडियो में, और एनसीईआरटी या सामान्य जानकारी से इतर होकर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।